नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या आपने कभी सोचा है कि इन इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है? देखिए, ये प्रक्रियाएं सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के शक्ति संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की असली कहानी बताती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे एक एक करके। संविधान में क्या लिखा है, किस तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है और वो 14 दिन का नोटिस वाला चक्कर क्या है। चलिए इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे पद से और यकीनन सबसे मुश्किल प्रक्रिया से, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये प्रक्रिया इतनी सख्त है, इतनी मजबूत है कि इसे भारतीय संविधान की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। तो यहां देखिए, सब कुछ आर्टिकल 61 से शुरू होता है और हटाने का आधार क्या है? सिर्फ एक वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का उल्लंघन। मजे की बात यह है कि संविधान ने खुद ने बताया कि इसका मतलब क्या है, तो इसकी व्याख्या पूरी तरह से संसद पर छोड़ दी गई है। और ये जो शब्द है कॉजी जुडिशियल, इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रक्रिया में संसद एक तरह से अदालत बन जाती है जहां आरोपों की जांच होती है। अब जरा इस प्रक्रिया की मुश्किल को समझिए। पहला स्टेप, आरोप किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए ही 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिर उसे पास करने के लिए उस सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा स्टेप, फिर दूसरा सदन एक जांच एजेंसी की तरह काम करता है और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। और तीसरा आखिरी स्टेप, अगर जांच करने वाला सदन भी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से इसे पास कर दे, सिर्फ तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये एक तरह का डबल लॉक सिस्टम है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन। अच्छा, राष्ट्रपति की इतनी मुश्किल प्रक्रिया के बाद अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यहां मामला बिल्कुल अलग है और कई ज्यादा आसान है। यहां आर्टिकल 67B में सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है नो फॉर्मल चार्जेस और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की तरह कोई औपचारिक महाभियोग या लंबी चौड़ी जांच की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों प्रक्रियाओं में। और यहाँ दोनों सदनों का रोल भी बड़ा अनोखा है। देखिए, प्रस्ताव की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। राज्यसभा को इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है, यानी सदन की उस वक्त की कुल संख्या का 50% से ज्यादा। इसके बाद प्रस्ताव लोकसभा जाता है, जहां सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी मौजूद और वोट करने वालों का बहुमत। तो असल ताकत यहाँ राज्यसभा के हाथ में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अब हम दो और बहुत जरूरी पदों पर नजर डालते हैं, लोकसभा के स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आप सही समझ रहे हैं, इनके लिए भी नियम अलग हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर बताती है। स्पीकर के लिए आर्टिकल 94C में हटाने का कोई खास आधार नहीं बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जज के लिए आर्टिकल 124(4) में साफ साफ लिखा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये जो प्रूफ शब्द है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है, उसे साबित भी करना होगा। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उपराष्ट्रपति के मामले में राज्यसभा में होता है। और हाँ, एक और जरूरी बात जो आप नोट में देख सकते हैं, आर्टिकल 96 के मुताबिक जब ये प्रस्ताव चल रहा हो तो स्पीकर खुद उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अब आते हैं जजों पर, और इन्हें हटाना भी राष्ट्रपति जितना ही मुश्किल है। इसके लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसे संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए। अब आप पूछेंगे, ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या चीज़ है? ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी 2 शर्तें हैं और दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और दूसरी, सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। इन दोनों शर्तों की वजह से ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन बन जाती है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसमें अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, खासकर एग्जाम की तैयारी में, और वो है 14 डे का नोटिस। आखिर ये नोटिस किसे मिलता है और किसे नहीं? तो सवाल बिल्कुल सीधा है, जो आपको कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा। हटाने का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले लिखित सूचना देना संविधान के हिसाब से किसके लिए जरूरी है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये टेबल आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। लेफ्ट कॉलम को देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। सिर्फ इन तीनों के लिए 14 दिन का नोटिस देना संवैधानिक तौर पर अनिवार्य है। अब राइट कॉलम पर नजर डालिए, सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नर, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
इन सभी बड़े पदों के लिए संविधान में 14 दिन के नोटिस का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो वो ये है, इसे बस रट लीजिए। 14 दिन का नोटिस सिर्फ 3 पदों पर लागू होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। बस इतना ही सिंपल है। तो हमने सभी अलग अलग प्रक्रियाओं को देख लिया है। अब आखिर में चलिए एक बार फटाफट सारे की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो सबसे बड़े अंतर क्या है? पहला, ग्राउंड्स राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन और जजों के लिए साबित कदाचार। दूसरा, मेजॉरिटी सबसे मुश्किल राष्ट्रपति के लिए है कुल स्ट्रेंथ का 2/3। तीसरा, प्रोसेस राष्ट्रपति का क्वाजी जुडिशियल है, वीपी का नहीं। चौथा, इनिशिएशन वीपी का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। और पांचवा, नोटिस 14 दिन का नियम सिर्फ प्रेसिडेंट, वीपी और स्पीकर के लिए है। ये 5 पॉइंट्स ही इस पूरे टॉपिक का सार। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी, यानी जवाबदेही बनाम स्थिरता। एक तरफ इन बड़े पदों की गरिमा और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, तो दूसरी तरफ उनकी जवाबदेही तय करना भी उतना ही जरूरी है। ये सारी मुश्किल प्रक्रियाएं इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश हैं। तो आप सोचिए, क्या हमारा संविधान ये संतुलन बनाने में कामयाब रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।